होमवर्क से हो रहा है, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कुड बी पॉसिबल। तो लेकिन हमें चलेगा, हमें प्रॉब्लम नहीं है। होमवर्क के अंदर मैंने क्या दिया है, तो मैंने 2 प्रॉब्लम्स दिए हैं, बहुत सिंपल सा है। दिस आर टू एक्चुअली योर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। मैं आपको फुल्ली आइडिया दूंगा कि क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बिकॉज क्या है, इट इज़ वाई हैज़ बिन गिवन अस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और आपको इसको पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लाना है। आप एस वाई के स्टूडेंट हो, आपने पहले भी डेरिवेटिव पढ़ा है, पहले भी पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा है, तो दिस थिंग आई एक्सपेक्ट कि हाँ आप लोग कर लोगे। सो फर्स्ट इज टोटली एन एक्सरसाइज फॉर यू। सेकेंड जो है उसमें मैं आपको स्टार्ट करके दूंगा, एंड आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने क्या कहा है कि आपको शो करना है कि उसका फंक्शन जो है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा एट दिस पॉइंट 0,0, ठीक है। जहाँ पे फंक्शन इज गिवन एज दिस मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना शो करना है कि उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट 0,0 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट 0,0, इसी को हम लोग लिखते हैं डी एक्स एफ एट 0,0। हमें पता है ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, तो इट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि इट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ 1,0। तो उसकी उसको कैसे लिखेंगे, तो इट इज सेम एज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 0,0। आई थिंक ये कलर थोड़ा विजिबल नहीं है, मैं भूल गया। ओके, आई थिंक आई शुड राइट विद द रेड, आगे जो चीज़ होगा रेड में लिखता हूँ। ओके, सो इट इज एफ डैश डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 0,0 इन द डायरेक्शन ऑफ 1,0, ठीक है। यानी कि आपको जो फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको जो बताना है कि जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट इज सेम एज दिस। अब आप इसके क्या करोगे, तो आप इसका सिर्फ लिमिट डेफिनेशन लिख दोगे। इसका लिमिट डेफिनेशन क्या होता है, इट इज लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0,0 प्लस एप्सिलॉन 1,0 माइनस एफ ऑफ 0,0 डिवाइड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। आपका काम ये होगा कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। एट द एंड में आपको कुछ ऐसी चीज मिलेगी जहां पे आप कंक्लूड कर दोगे कि लिमिट जो है वो यूनिक एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए ये जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये दोनों के दोनों आपके प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन है, यानी कि जो प्रैक्टिकल शीट होता है ना आपका, उसी के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग कर लो। सिंपल है, अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, बट अभी के लिए एज एन एक्सरसाइज आई विल कंसिडर कि हाँ ये बच्चे लोग खुद से करने वाले। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब एक्चुअली लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि लेक्चर क्या करने वाले। तो मैंने बहुत ही छोटा रखा है लेक्चर को। मैंने सोचा है कि आज हम लोग एक एग्जाम्पल और एक थियरम करेंगे। एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ, तो मैंने एक फंक्शन लिया है एफ एक्स कॉमा वाई विच इज सेम एज एक्स वाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इफ माई एक्स कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू 0,0। अगर एक्स कॉमा वाई 0,0 होगा तो आंसर ऑफ द फंक्शन इज नथिंग बट 0, आउटपुट 0 आने में, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन डिफाइन हो। हम लोगों को पता है कि अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होता है, और हमें पता है अगर वो डिफरेंशिएबल होता है तब उसके सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन इसी चीज का कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी कि अगर किसी भी फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि उसका डिफरेंशिएबिलिटी भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। भले ही हमें पता है कि डेरिवेटिव जो होता है, यानी कि हम लोग ने आगे देख लिया था, प्रूव कर लिया था कि डेरिवेटिव एट some particular point, at some particular point, this is actually same as the gradient of f x naught bar and dot product with h bar. We know this is true. यहाँ पे अगर पार्शियल डेरिवेटिव तो ये एग्जिस्ट करेगा, लेकिन दिस इक्वेशन इज ट्रू व्हेन दिस डेरिवेटिव एग्जिस्ट। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये इक्वेशन ट्रू नहीं है। मतलब कि आप अगर ये कंक्लूड नहीं करोगे कि कभी भी अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो डायरेक्टली कभी कंक्लूड नहीं करना है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। वहां पे एक छोटा सा एक्स्ट्रा कंडीशन है जो सेटिस्फाई होना चाहिए, जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है। सो विल सी वन एग्जांपल जो हमें ये कंक्लूड करने में मदद करेगा कि हाँ ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका पार्शियल डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0,0 एग्जिस्ट करेगा। दोनों पार्शियल डेरिवेटिव, बोथ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट द पॉइंट 0,0, लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव अगर निकालने जाओ, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करोगे एट 0,0, हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो वी स्टार्ट दैट प्रूफ। आई थिंक दिस कलर इज ओके। क्वेश्चन ठीक है सबको? हम लोग करने क्या वाले हैं, समझा सबको? आज का हम लोग क्या करने वाले हैं? यस और नो, अनम्यूट करके बता दो। ओके, सो विल स्टार्ट। हाँ, तो पहले तो पार्शियल डेरिवेटिव।
पहले तो मुझे f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट 0, 0 चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, तो मुझे पता है इट इज नथिंग बट डी एक्स एफ एट 0, 0। अब इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, तो मुझे पता है इन द लिमिट फॉर्म आई कैन राइट दिस इज सेम एज माई लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एफ एट द पॉइंट 0, 0। डायरेक्शन कौन सा है, तो डायरेक्शन है 1, 0 बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ जाना है ना, तो 1, 0 टाइम्स एप्सिलॉन माइनस एफ 0, 0। तो आगे जो मैंने होमवर्क दिया ना उसके अंदर भी आप सेम चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। तो अगर ये सॉल्व कर दिया तो वो पार्ट भी आपसे हो जाएगा। सो इट इज लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। सो दिस फर्स्ट टर्म इज सेम एज व्हाट, इट इज सेम एज एफ एप्सिलॉन, 0 माइनस एफ ऑफ 0, 0। बाय द डेफिनेशन मुझे पता है, बाय द डेफिनेशन मुझे पता चला है कि एफ ऑफ 0, 0 होगा तब वो आंसर 0 देता है। सो दिस इज नथिंग बट 0 एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। नाउ वी नो दैट माई एप्सिलॉन जो है वो 0 की तरफ जा रहा है लेकिन 0 नहीं है, करेक्ट। सो इट इज गोइंग टूवर्ड 0, माई एप्सिलॉन टेंडिंग टूवर्ड 0 बट एप्सिलॉन इज नॉट इक्वल टू 0। उसका मतलब क्या हुआ कि मेरा एप्सिलॉन, 0 इज नॉट सेम एज 0, 0। यानी कि यहाँ पे मुझे ये पहला वाला डेफिनेशन यूज करना होगा। सो दिस इज सेम एज माई लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा डायरेक्टली आंसर क्या होगा। हमें ये फर्स्ट डेफिनेशन यूज करना, सिंस आई नो एप्सिलॉन, 0 इज नॉट सेम एज 0, 0। बट स्टिल आंसर इज व्हाट, एनीवन? एक्स की जगह पे एप्सिलॉन और वाई की जगह पे 0 रखा है। व्हाट इज योर आंसर? 0। यस, करेक्ट। बहुत सिंपल सी चीज है ना। आप देखोगे कि ये एक ऐसा फंक्शन हो रहा है जो 0, 0 पे नहीं, अगर कोई भी एक कोऑर्डिनेट 0 होता ना तो भी इसका आंसर 0 आ रहा है। दैट इज अ सिंपल थिंग। सो मुझे पता चला एफ ऑफ एप्सिलॉन, 0 इज ऑल्सो 0। सो इट इज 0 डिवाइड बाय एप्सिलॉन, द आंसर मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, तो मुझे पता चला कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट दिस पॉइंट 0, 0 वो एग्जिस्ट करता है, इट इज सेम एज 0। सिमिलरली हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई के बारे में सोचें। सो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट 0, 0 इज सेम एज, मैं डायरेक्टली लिमिट डेफिनेशन लिखूंगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। डिफरेंस क्या आएगा, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट का डायरेक्शन था ना, वहां पे वाई कोऑर्डिनेट का डायरेक्शन। सो इट इज 0, 0 प्लस एप्सिलॉन टाइम 0, 1 माइनस एफ एट 0, 0 एंड डिवाइड दिस बाय एप्सिलॉन। सॉरी, ओके, इसको नीचे लेकर आते। सो दिस इज सेम एज व्हाट, दिस इज सेम एज माय लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। दिस इज सेम एज एफ 0, एप्सिलॉन माइनस ये तो 0 है डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ओके, नाउ अगेन सेम क्वेश्चन, व्हाट विल बी एफ ऑफ 0, एप्सिलॉन? सेम चीज, बिकॉज अगर आपने x की जगह पे 0 रखा तो न्यूमरेटर में 0 टाइम्स एप्सिलॉन, तो वो 0 हो जाएगा। ऑल्सो आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। यू मेक श्योर कि यहाँ पे हमारा ओमेगा जो है वो 0 ना होने की वजह से वो हम लोग डिफाइन कर पा रहे हैं। अदरवाइज जब अगर दोनों 0 है ना तो हम डिनोमिनेटर को डिफाइन नहीं कर सकते थे, तब वो 0/0 हो जाता है। अगर 0, 0 पे अगर पहला वाला डेफिनेशन लगाओगे ना तो वो इसीलिए हम लोग ने अलग से डिफाइन कर दिया कि हाँ अगर 0, 0 तो 0। सो दिस इज नथिंग बट एक्चुअली अगेन 0। ओके, तो मुझे पता चला कि मैंने गिवन फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लूँ या फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लूँ एट द पॉइंट 0, 0, मुझे बिल्कुल भी ट्रबल नहीं हो रहा है, मेरा आंसर आ रहा है एंड द आंसर इज सेम एज 0। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और अब इसके डेरिवेटिव के बारे में सोचेंगे। ओके, सो नाउ कंसिडर माई एफ का डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0, 0 इन द डायरेक्शन ऑफ h, k। ठीक, तो लिमिट का डेफिनेशन क्या था, तो इट इज सेम एज माई लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, माई एफ ऑफ 0, 0 प्लस एप्सिलॉन टाइम h, k माइनस एफ एट 0, 0 एंड डिवाइड दिस बाय एप्सिलॉन। आगे बढ़ेंगे, दिस इज सेम एज माई लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, एफ एप्सिलॉन h एप्सिलॉन k माइनस एफ ऑफ 0, 0 तो 0 है हमें पता है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। नाउ यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है वो 0 डायरेक्शन नहीं होने वाला है, बिकॉज अगर वो 0 डायरेक्शन में हम लोग बात ही नहीं करेंगे, बिकॉज डायरेक्शन ही नहीं होगा ना फिर। इफ आई टेल यू द डायरेक्शन इज 0, 0 मीन्स यू आर एट अ पॉइंट, तो मुझे पता चला कि ये 0, 0 नहीं हो सकता, बिकॉज 0, 0 इज नॉट इवन अ डायरेक्शन, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट।
तो मुझे इतना पता है कि h कॉमा के 0,0 नहीं है. ऑल्सो माई एप्सिलॉन इज नॉट 0,0. यानी कि ये जो है इस पार्ट के लिए मैं मेरा फंक्शन का फर्स्ट पार्ट वाला डेफिनेशन यूज करूंगा. यानी कि आई गेट टू नो इट इज सेम एज माई लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट मुझे पता है कि मेरा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सेम एज एक्स वाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे एक्स की जगह पे एप्सिलॉन एच एंड वाई की जगह पे एप्सिलॉन के. सो आई गेट एप्सिलॉन एच एप्सिलॉन के डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ epsilon square h square plus epsilon square k square and whole thing is divided by epsilon. whole thing is divided by epsilon. this is same as my limit. पहले तो ये epsilon और ये epsilon को कट कर दूंगा. रीजन आप लोग लिखोगे कि since epsilon tends to 0 epsilon not equal to 0 but epsilon not equal to 0. अब आगे बढ़ेंगे. so epsilon tends to 0 आगे कुछ क्या कर सकता हूँ, तो it is epsilon को रखता हूँ h k डिवाइड बाय. आप देखो कि दोनों के अंदर एप्सिलॉन स्क्वायर है ना, तो उस एप्सिलॉन स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लेके बाहर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर. ये क्या होता है याद है सबको? यस कोई बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, एप्सिलॉन एप्सिलॉन स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर छोड़ा, चलो याद करो. सिर्फ एप्सिलॉन नहीं होगा, सिर्फ एप्सिलॉन नहीं होता है. चलो हमने लास्ट टाइम किया था. स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर क्या होता है ये, बिकॉज यही इंपॉर्टेंट ट्रिक है. यस मॉड, मॉड वाला. सो इट इज मॉड ऑफ एप्सिलॉन. ठीक है, सो मुझे पता चला कि अगर मैंने ये पार्ट ये स्क्वायर रूट के बाहर लेके आया तो इट विल बी मॉड ऑफ एप्सिलॉन. बिकॉज हमें पता ही नहीं कि एप्सिलॉन कहाँ से आ रहा है, वो ग्रेटर देन 0 के लेस देन 0 पता नहीं, इसीलिए हम लोग ने मॉड ऑफ एप्सिलॉन रखा. स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. और थोड़ा आगे बढ़ते हैं. नाउ यू विल सी epsilon by mod of epsilon. This is same as what? This is extra part. This is not part of your proof. This is extra things. Yes, epsilon by mod of epsilon is same as plus or minus 1. So this is same as my limit epsilon tends to 0 plus or minus 1 hk divided by square root of h square plus k square. तो आप देखो कि ये epsilon tends to 0 पे फर्क ही नहीं पड़ेगा because epsilon बचा ही नहीं. So it is plus or minus 1 times hk divided by square root of h square plus k square. यानी कि आपको पता चला लिमिट जो है वो डिपेंड करता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन. अगर आप एक्स पॉजिटिव साइड से आ रहे हो यानी कि पॉजिटिव 0 प्लस जा रहे हो तब आंसर प्लस में आएगा. अगर आप 0 माइनस में जाओगे तो तब आंसर माइनस में आएगा. इसीलिए हमें पता चला कि लिमिट जो है वो यूनिक नहीं है. हेंस आई कैन कंक्लूड सिंस लिमिट इज नॉट यूनिक, आई विल राइट इन डिटेल. सिंस लिमिट इज नॉट यूनिक implies my f dash at 0,0 at h, k does not exist. ठीक है, यानी कि हमें पता चला पार्शियल डेरिवेटिव तो इजीली मिल गए, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो वो 0 हो रहा था. लेकिन अगर मैंने सिर्फ उसके टोटल डेरिवेटिव या फिर मैं कहूँ डेरिवेटिव के बारे में बात करूंगा तो मुझे पता चल रहा है कि उसका जो लिमिट है वही एग्जिस्ट नहीं कर रहा. तो हमें एक चीज तो क्लियर हो गया कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन के डेरिवेटिव मिल जाए आपको. ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज हम लोग ने सीखी कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब ये नहीं होता है. मीटिंग गलती से लेफ्ट हो गया है, नो प्रॉब्लम. ओके सॉरी, मेरा मीटिंग गलती से लेफ्ट हो गया. ओके सॉरी एंटायर स्क्रीन सॉरी. मैं क्या बोल रहा था, तो मैं ये बोल रहा था कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन. ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम विच विल गिव अस द सफिशिएंट कंडीशन. सो अभी हमने एक एग्जांपल किया. ठीक है, आगे देखते हैं सफिशिएंट कंडीशन थ्योरम. बिफोर दिस थ्योरम आई रिक्वायर्ड दिस मीन वैल्यू थ्योरम. क्या आपको मीन वैल्यू थ्योरम पता है क्या होता है? रियल नंबर्स के अंदर मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा है आपने? अच्छा, क्लिक करना है यहाँ. एनीवन नोज मीन वैल्यू थ्योरम? आई एम अनम्यूटेड ना, आई हैव अनम्यूटेड माई सेल्फ आई थिंक. यस, आवाज आ रहा है ना मेरा? आवाज तो आ रही है. सो मीन वैल्यू थ्योरम आपने जो पढ़ा है ना उसका ही एक एक्सटेंशन होता है स्केलर फील्ड के अंदर भी.
तो वो जो स्केलर फील्ड वाला है ना, दैट इज पार्ट ऑफ योर यूनिट 1 का एंड। बट मैं क्या करूंगा, मैं आपको नॉर्मल वाला डिफाइन करके दूंगा और उसी का थोड़ा एक्सटेंशन वर्जन सिर्फ स्टेटमेंट आपको बता दूँ। ठीक है, तो आज हम लोग को मीन वैल्यू थ्योरम चाहिए इस प्रूफ के लिए, तो मैं आपको नॉर्मल वाला पहले बता देता हूँ। नॉर्मल में क्या होता है मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब कि नॉर्मल इन द सेंस कि रियल वाला, रियल लाइन वाला। ओके, सो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि इफ f is continuous in the closed interval a comma b and f is differentiable in the open interval a comma b, this ct means continuous, diff मतलब differentiable, then there will exist some point between this a and b such that my f dash of c is same as f of b minus f of a डिवाइड बाय b माइनस a। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि मैं b माइनस a टाइम्स f डैश ऑफ c इज सेम एज f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो मैंने जो डिनोमिनेटर था उसको वहाँ पे लिखेगा, बिकॉज मुझे अच्छा दिखाना है और उसके साथ साथ मुझे वेक्टर्स के ऊपर काम करना है, इसीलिए। ओके, सो दिस इज समथिंग बट मीन वैल्यू थ्योरम। सो आज का जो हम लोग प्रूफ देखेंगे ना, उसके अंदर मैं इसका एक छोटा सा एक्सटेंशन के बारे में बात करूंगा। उसके स्टेटमेंट और वो सारी चीजें आप यूनिट 1 में अच्छे से पढ़ोगे, सो आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। बट नाउ वी विल सी अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर विच वी रिक्वायर मीन वैल्यू थ्योरम। सो सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या है, तो मुझे पता है सिर्फ डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना इज नॉट इनफ। तो उसके अंदर एक छोटा सा एडिशन हो जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव मस्ट एग्जिस्ट इन अ नेबरहुड ऑफ इट, ऑल्सो द पार्शियल डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अगर ये छोटा सा दो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो वो जो फंक्शन है इट बिकम्स डिफरेंशिएबल। यानी कि सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना इज नॉट सफिशिएंट, बट इफ दैट पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन सम नेबरहुड ऑफ इट, ऑल्सो द पार्शियल डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। इफ अ फंक्शन सेटिस्फाई दिस टू कंडीशन, then that imply my function will be differentiable। यही चीज को मैं लिखूंगा। ठीक है, जस्ट राइट द स्टेटमेंट। सो जस्ट राइट स्टेटमेंट क्या है सफिशिएंट कंडीशन थ्योरम का। सो इट इज assume all partial derivative d1f till dnf exist in an n ball b x नॉट बार कॉमा r with a radius r है, मतलब सेंटर x नॉट बार रेडियस r है, n r कंटिन्यूस सी टी मतलब कंटिन्यूस, जहीं पे कहीं पे भी सी टी दिखा तो समझ लेना इट इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट एक्स नॉट बार, देन माई एफ इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट एक्स नॉट बार। ठीक है, तो इतना सा कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता तो यस देन यू कैन कंक्लूड कि हाँ वो डिफरेंशिएबल हो। तो मतलब कि हम लोग ने इसके पहले वाले जो भी एग्जांपल्स देखे तो वहां पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा था, बट दोस पार्शियल डेरिवेटिव मे नॉट बी कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि वो पार्शियल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे तो एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन उसके आसपास के किसी एक नेबरहुड में वो पूरे नेबरहुड में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो बिकॉज वो आइदर ऑफ द कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, इसीलिए हम लोग उसको प्रूव नहीं कर पा रहे थे कि वो डिफरेंशिएबल है। लेकिन अभी के लिए मुझे पता चला कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इन सम नेबरहुड, ऑल्सो इट शुड बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, देन वी विल प्रूव दैट इट इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो एक बात का नोट कर लो अभी से, वी हैव 30 मिनट्स और 30 मिनट्स के अंदर मैं सिर्फ यही थ्योरम करने वाला हूँ। तो विल गो एज स्लो एज पॉसिबल, और आपको कहीं पर भी नहीं समझते तो प्लीज मुझे रोक दो, बिकॉज ये थ्योरम में क्या है ना, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न है, इंपॉर्टेंट भी उतना ही थ्योरम है। ठीक है, कहीं पर भी नहीं समझता है तो प्लीज अनम्यूट करके मुझे रोक देना। ठीक है, लाइक जस्ट स्टार्ट द प्रूफ। सो मेरे पास कुछ तो अजम्पशंस है कि हाँ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इन सम नेबरहुड एंड इट इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। आई नीड टू शो दैट माय फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स नॉट। सो मुझे पता है कि डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी कब होता है, डेरिवेटिव एट द पॉइंट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स नॉट, इफ वो डेफिनेशन जो था उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा कि वी नो दैट, अभी के लिए वी नोट लिख सकते हैं बिकॉज मैंने पढ़ा है तो मुझे पता है कि आई नो दैट एंड यू ऑल्सो मस्ट नो, वी नो दैट एफ इज डिफरेंशिएबल, मुझे प्रूव करना है ना, तो आई जस्ट से कि एफ इज डिफरेंशिएबल एस एट एक्स नॉट
इफ क्या था वो लिमिट डेफिनेशन, अब वो जो डेफिनेशन था क्या बोल रहा था कि हाँ वो डिफरेंस इज सेम एज डेरिवेटिव प्लस द एरर फंक्शन, तो वो वाला डेफिनेशन। इफ मैं कहूंगा कि उसका जो डेरिवेटिव है, देयर एग्जिस्ट टू थिंग्स, क्या क्या एग्जिस्ट करता है, तो पहले तो डेरिवेटिव जो है वो एट द एच बार एंड द एरर फंक्शन एक्स नॉट बार कॉमा एच बार सच दैट योर एफ एक्स नॉट बार प्लस एच बार माइनस एफ एक्स नॉट बार इज सेम एज एफ डैश एक्स नॉट बार एच बार प्लस दैट एरर फंक्शन। सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी कुछ कंडीशन है जिसके बारे में बोलना होगा। हमें बोलना होगा कि वेयर माई नॉर्म ऑफ एच बार मस्ट बी लेस देन दैट स्मॉल आर, जो भी यहाँ पे आर हमने यूज किया। ऑल्सो और भी क्या था, तो हमें पता था इसके अंदर मेन पार्ट क्या होता है कि हाँ डेरिवेटिव का कुछ तो एग्जिस्ट करना चाहिए, उसके साथ साथ एरर फंक्शन जो होता है वो एक छोटा सा कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। व्हाट इज दैट कंडीशन? कंडीशन इज कि एरर फंक्शन डिवाइड बाय norm of h bar should converge to 0 as my h bar converge to 0। यानी कि अगर मुझे बताना है कि इट इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x नॉट, तो मुझे ये जो डेफिनेशन है इस पार्ट को प्रूव करना होगा कुछ भी करके। यानी कि मुझे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और एरर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, वो जो एरर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बस मेरा काम इतना ही होगा। धीरे धीरे से हम लोग पूरा एक प्रूफ को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। हम लोग बहुत सारी चीजें कंसिडर करेंगे, लेट करते रहेंगे, लेकिन हो जाएगा प्रूफ। तो कहीं पर भी अटकोगे मुझे बता देना। लेकिन अभी मेरे दिमाग में क्या है कि मुझे प्रूव करना है कि इट इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट, यानी कि मैं ये डेफिनेशन के बारे में सोचूंगा, ठीक है। सो पहले तो मैं एच बार से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। लेट एच बार बी एलिमेंट ऑफ आर एन सच दैट माई नॉर्म ऑफ एच बार इज सेम एज सम एप्सिलॉन वेयर माई एप्सिलॉन इज लेस देन आर, ठीक है। तो मैंने पहला काम क्या किया, तो मैंने इस एच बार के बारे में सोच लिया कि हाँ एच बार मुझे लेस देन आर चाहिए ना, तो मैंने क्या किया, एक वेक्टर उठाया फ्रॉम आर एन जिसका नॉर्म है कुछ तो एप्सिलॉन, ओके, और उसका जो नॉर्म है दैट मस्ट बी लेस देन आर बाय द गिवन कंडीशन जो मुझे चाहिए। तो मुझे जो कंडीशन चाहिए था उसका एक लेके मैं आगे बढ़ूंगा। नाउ आई नो इट इज एनी वेक्टर सच दैट उसका नॉर्म इज नथिंग बट एप्सिलॉन, देन आई कैन राइट माई एच बार विल बी सेम एज एप्सिलॉन टाइम्स यू बार, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसका नॉर्म के साथ किसी एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो वेक्टर होगा उसके बारे में कोई मुझे कंक्लूड करके दे सकता है क्या? यस, ये जो यू बार है उसके बारे में कोई कुछ बता सकता है? कोई कुछ बता सकता है यू बार के बारे में? क्या आपने ऐसी सब चीजें की है क्या पहले? क्या आप क्या करते हो, किसी भी एक वेक्टर का नॉर्म ले लेते हो एंड यू राइट दैट वेक्टर इज सेम एज नॉर्म ऑफ इट इनटू सम अदर वेक्टर। ये यू बार क्या होगा? व्हाट विल बी दिस नॉर्म ऑफ यू बार? नॉर्म ऑफ यू बार क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? थोड़ा सोचोगे क्या? चलो सोचते साथ में सोचते। सो देन आई एम राइटिंग इट लाइक दिस। अभी सपोज मैंने लिख दिया तो मैं इसका नॉर्म कंसिडर करता हूँ। नॉर्म ऑफ एच बार इस सेम एज एप्सिलॉन, मुझे पता है, मैंने इसी तरीके से लिया था, ठीक है। और माई नॉर्म ऑफ एच बार की जगह पे मैं एप्सिलॉन यू बार लिखूंगा, ठीक है। सो इट इज सेम एज एप्सिलॉन। ऑल्सो अब मैं आगे क्या करूंगा, आगे मैं करूंगा कि ये तो एक क्या है, तो ये तो बाहर आ जाएगा बिकॉज वो तो एक रियल नंबर है ना। एप्सिलॉन क्या है, तो वो एक रियल नंबर, तो वो बाहर आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉर्म ऑफ यू बार, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि नॉर्म जो है वो ग्रेटर देन 0 ही होगा, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है इस बारे में। इसलिए मैंने जब बार लिया तो सिर्फ मैंने एप्सिलॉन ले लिया, ठीक है। सो दिस इज सेम एज एप्सिलॉन। तो क्या यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि इट इज सेम एज 1, नॉर्म ऑफ यू इज 1? यानी कि इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने, अच्छा आपको ये आइडिया क्लियर हुआ कि नहीं पहले वो बता दो। यूनिट वेक्टर, यस ओके, आपको पता था। दिस इज अ स्टैंडर्ड वे। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं ना, किसी भी एक वेक्टर का नॉर्म ले लेते हैं, देन हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ उस डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर होगा वो प्लस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट सॉरी दैट विल जनरेट द वेक्टर एच बार, करेक्ट। सो आपको पता था तो अनम्यूट कर देते यार, नो प्रॉब्लम, बट जिनको नहीं पता था उनको पता चल गया। मैंने क्या कर दिया कि एच बार इज सेम एज एप्सिलॉन टाइम यू बार लिख दिया, वेयर माई यू बार इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एच बार। बहुत सिंपल सी चीज़ थी, इसलिए मैं इसको प्रूफ में नहीं रखूंगा बिकॉज बहुत ट्रिवियल सा चीज़ है। सो मैंने एच बार से स्टार्ट तो कर दिया। अब मैं और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अब ये जो यू बार मैंने लिया ना उसके बारे में कुछ बात करते हैं। वेयर लेट माई यू बार बी सेम एज u1 u2
टिल यू एन, ठीक है। कुछ तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स को सिर्फ लिख दिया और कुछ नहीं किया। अब क्या, अब और भी थोड़ा कंसिडर करेंगे। आप देखोगे ना इसके अंदर पूरा कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है, यानी कि हम लोग चीजों को सिर्फ कंस्ट्रक्ट ही कर रहे हैं, लेट ही करते रहते हैं। ओके, नाउ कंसिडर, ओके वापस कंसिडर की जगह ऑल्सो करके वापस लेट नहीं लिखना है, ऑल्सो। अब मैं क्या करूंगा, इस यू बार को थोड़ा अलग तरीके से लिखने की कोशिश करूंगा, इस यू बार को थोड़ा जनरेट करवाने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं कि मैं और नए नाम दे रहा हूं, एच नॉट बार जो है दैट इज नथिंग बट अ जीरो वेक्टर, यानी कि 0, 0, डॉट 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 0, यानी कि मैंने एच नॉट बार को एक जीरो वेक्टर दे दिया। अब मैं क्या करूं, h1 इज सेम एज u1 है, यानी कि ये जो u बार है ना उसका सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, बाकी सारे जीरो है, ठीक है। उसी तरीके से h2 के अंदर क्या होगा, तो h2 के अंदर u बार के सिर्फ पहले दो कोऑर्डिनेट्स हो गए, बाकी सब जीरो, यानी कि इट इज u1 u2 डॉट 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 0, यहां पर से 0 से स्टार्ट हो रहा है, एंड तक 0 जा रहा है। उसी तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूं, सो माई h3 बार जो है इट इज नथिंग बट u1 u2 u3, फिर 0 है, फिर एंड तक 0 जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, तो मेरा hn-1 बार जो है इट इज नथिंग बट u1 u2 डॉट 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 un-1 और एंड वाला 0। उसी तरीके से hn बार जो है इट इज सेम एज माई u1, यानी कि सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, यानी कि इट इज सेम एज माई u बार, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हर बार u बार का एक वेक्टर में दे रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स क्रिएट किए जो एट द एंड आके मुझे u बार देता है, ठीक है। इसका हम लोग यूज करेंगे, जब मैं यूज करूंगा तब आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों लिया गया, बट अभी के लिए मैंने इस वेक्टर्स को डिफाइन किया, h नॉट बार से लेके hn बार। आप देखोगे कि ये जो वेक्टर है h2 बार, इसको मैं कुछ स्पेशल वे से लिख सकता हूं। h2 बार के अंदर डिफरेंस क्या है फ्रॉम द प्रीवियस वन, यू विल सी कि यहाँ पे u1 था, यहाँ पे सिर्फ ये u2 ऐड हुआ, यानी कि मुझे पता चला कि h2 बार को मैं h1 बार प्लस u2 e2 बार लिख सकता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ, यस और नो? चलो मुझे बता दो, चलो पहले, इज इट फाइन इफ आई राइट लाइक दिस? जस्ट सी दैट वंस, एक बार देखो इसको। e2 बार क्या होता है नहीं पता सबको? वेर ei बार इज व्हाट? ei बार कोई बताएगा मुझे, जिनको पता रहेगा वो? यस एनीवन? यार स्टैंडर्ड नोटेशन है ये, यस, हाँ, यूनिट कोऑर्डिनेट वेक्टर, यूनिट कोऑर्डिनेट वेक्टर, दिस आर यूनिट कोऑर्डिनेट वेक्टर, जिसको आप बेस कहते थे ना, वो 1, 0, 0, 1, फिर अगर 3 है तो 1, 0, 0, 0, 1, 0, फिर 0, 0, 1, उस तरीके से ये आयत बेस रहेगा। अगर n डायमेंशन में बात कर रहा है तो इसे मैं कह सकता हूँ वेर दिस इज सेम एज यूनिट कोऑर्डिनेट वेक्टर, यानी कि जो भी कोऑर्डिनेट होता है उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो कैन आई राइट माई h2 बार इज सेम एज दिस? थोड़ा सोच के बताओ, आई एम आस्किंग एवरीवन, थोड़ा सोच के बताओ। अच्छा ओके, ये देखो h2 बार इज सेम एज दिस। सिमिलरली कैन आई राइट, मैं यहाँ पे h3 को मैं h2 के टर्म में कैसे लिखूंगा? तो मुझे पता है कि ये देखो ये पार्ट तो कॉमन है, यानी कि h2 बार लिखा प्लस ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना, दिस इज सेम एज u3 e3 बार, ठीक है। इज इट फाइन टू एवरीवन? आई एम आस्किंग। अगर नहीं हो रहा है तो n लिखो, अदरवाइज 3-4 लोगों का यस आएगा तो मुझे लगेगा सबको समझा है ना। अगर नहीं समझता है तो प्लीज लिखो कि सर नहीं समझा, ठीक है। नो, ओके, नो प्रॉब्लम, हम लोग इसको वापस से करेंगे, मतलब वापस से इन द सेंस आई विल एक्सप्लेन दिस, बट इस चीज को याद रखो। ओके, सो आई जस्ट एक्सप्लेन कि h2 कहाँ से आ रहा है h1 से। ओके, सो आई जस्ट एक्सप्लेन इट। ओके, सो यू सी माई h2, दिस इज एन एक्सप्लेनेशन पार्ट, प्रूफ का हिस्सा नहीं होगा ये। h2 बार क्या है? तो इट इज u1 u2 0, 0, 0, ठीक। h1 बार क्या है? तो h1 बार इज सेम एज u1 फिर एवरीथिंग एल्स इज 0, 0, 0। What is my e2 बार? e2 बार विल बी 0, 1, 0 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके यू आर सपोज टू राइट दिस। तो मैं क्या करूंगा, आई विल राइट माई h1 बार प्लस u2 e2 बार, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो h2 बार क्या है? तो इट इज u1 0, 0 प्लस करना है मुझे u2 टाइम्स दिस, मतलब कि इसके अंदर मुझे u2 को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि पूरे के अंदर मुझे u2 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इट इज 0 u2 फिर 0
टिल द एंड 0। अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया मुझे मिलेगा u1 u2 0 डॉट 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 0, है ना। सिमिलरली सपोज अगर यहाँ पे h3 अगर मुझे फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग h2, तो क्या होगा डिफरेंस पता है कि ये देखो h3 के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे होगा u3, यहाँ पे h2 है, यानी कि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थर्ड वाले को यूज करूंगा, E3 को यूज करूंगा। E3 को का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो सिमिलरली आप क्या करोगे, तो इसके अंदर अगर आपने u3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे u3 और इन दोनों को ऐड करने पे आपको ये वेक्टर मिलेगा। यस और नो? व्हाट इज EI? मैंने बताया तो सही, EI आपका बेसिस वाला एलिमेंट होता है, बेस ऑफ यू, यस बेस में ओके। यू EI यानी कि इट इज बार, यानी कि 0 0 0 डॉट 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 1 0 डॉट 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 0। ये 1 कहाँ पे होगा, तो ith प्लेस पे, ith प्लेस पे, ठीक है। ओके आगे बढ़े, यस और नो? ओके ग्रेट। सो नाउ आई नो कि मुझे पता चला कि ये जो मैंने जनरेट करा रहा था EIs को, वो कुछ इस तरीके से कि वो अब ऊपर वाले पे डिपेंड कर रहा है, या फिर मैं ऊपर वाले के टर्म में उसको लिख सकता हूँ। अरे यार ओके ओके ओके। सो सिमिलरली आई जस्ट रब दिस अप, ओके। सिमिलरली मुझे पता चले कि हर किसी को मैं ऊपर वाले के टर्म में लिख सकता हूँ। सो आई कैन राइट दिस इज सेम एज h n माइनस 2 है ना, तो इट इज n माइनस 2 बार प्लस u n माइनस 1 e n माइनस 1 बार, एंड दिस इज सेम एज h n माइनस 1 बार प्लस u n e n बार, है ना। तो हर किसी को मैं प्रीवियस वाले के टर्म में लिख सकता हूँ। सिमिलरली I can even write this h1 also. h1 is same as h naught bar plus u1 e1 बार, है ना। हर किसी को आप लिख सकते हो। तो यहाँ से मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला निकालता हूँ कि जनरलाइज फॉर्मूला क्या मिल रहा है, तो मुझे मिल रहा है कि मैं h के बार जो है इट इज सेम एज उसके ऊपर वाला प्लस u के e के बार, वेर k कैन बी रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक, है ना। तो मैंने जो डिफाइन किया उसके ऊपर ये फॉर्मूला काम कर रहा है, ठीक है। मतलब इसके अंदर आप k का वैल्यू चेंज करोगे तो आपको ये मिलता जाएगा। तो दिस इज हाउ वी आर जनरेटेड दिस hk, ठीक है। आगे बढ़े थोड़ा, यस और नो? अनम्यूट तो नहीं करेगा कोई? ओके ग्रेट, ओके। सो अब तक हम लोग ने जो भी कंसिडर किया ना उसी चीज़ को भी यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आई जस्ट कंसिडर वन थिंग, और उसके बाद अब थोड़ा प्रूफ इजी पार्ट आ जाएगा, थोड़ा लोड होने दो इसको। ओके हो गया। सो आई विल जस्ट कंसिडर समथिंग एंड लेट्स सी उसको सॉल्व करके क्या मिलता है। आई जस्ट कंसिडर सब्मेशन k रनिंग फ्रॉम 1 to n f x नॉट बार प्लस एप्सिलॉन h k बार, मैंने ये जो h k कंसिडर किया था वो, माइनस f x नॉट बार प्लस एप्सिलॉन h k माइनस 1 बार, ठीक है। तो मैंने कहा क्या, इन दोनों का डिफरेंस का सबमेशन मैंने कंसिडर किया। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे टेलीस्कोपिक सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, आई डोंट नो कि आपको उनके बारे में कितना पता है, तो इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा उल्टा वे जाने की कोशिश की जहाँ से मुझे टेलीस्कोपिक के बारे में ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो मैंने इस पार्ट को कंसिडर किया, अब इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो h की जगह पे 1 रखता हूँ, तो क्या मिलेगा, आई विल गेट f x नॉट बार प्लस एप्सिलॉन h1 बार माइनस f x नॉट बार प्लस एप्सिलॉन h नॉट बार, ठीक है। h नॉट बार तो 0 है वो मुझे पता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर मैंने h की जगह k की जगह पे 2 रखा तो इट इज f x नॉट बार प्लस एप्सिलॉन h2 बार माइनस f x नॉट बार प्लस एप्सिलॉन h1 बार, ठीक है। उसी तरीके से ये सीरीज चलते रहेगा। एट द एंड आई विल गेट एप्सिलॉन, सॉरी सबमिशन क्यों लिख रहा हूँ मैं वापस, ओके। सो एट द एंड आई विल गेट x नॉट बार एप्सिलॉन hn बार माइनस f x नॉट बार प्लस एप्सिलॉन hn माइनस 1 बार। यू विल सी कि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है और ये कैंसिल होगा। सिमिलरली ये h2 वाला जो पार्ट है वो थर्ड टर्म के साथ कहीं कैंसिल होगा, है ना। उस तरीके से अगर सारी चीज़ों को कैंसिल करते जाओगे तो एट द एंड आपको क्या मिलेगा, आपको ये बचेगा और ये वाला टर्म बचेगा, बिकॉज इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं रहेगा। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को कैंसिल करने वाला कोई नहीं बचेगा। ये आइडिया क्या क्लियर हो रहा है आपको? बिकॉज दिस इज अ सिंपल वे। अगर ये क्लियर होगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अदरवाइज आई नीड टू एक्सप्लेन दिस। यस ओके ग्रेट, है ना।
सो उसका मतलब मुझे पता चला कि ये जो सीरीज है उसके एक्सपांशन के अंदर सब चीजें कैंसिल होती है एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, यानी कि ये दोनों चीजें. सो आई विल गेट दिस इज सेम एज एफ एक्स नॉट बार प्लस एप्सिलॉन एच एन बार माइनस एफ एक्स नॉट बार प्लस एप्सिलॉन एच नॉट बार. तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे जो वैल्यूज पता है वो लिख दूंगा. सो इट इज एफ एक्स नॉट बार प्लस ये एच एन बार जो था, एच एन यानी कि वो क्या है, तो एच एन बार इज सेम एज माई यू बार. लास्ट वाला वेक्टर क्या था, तो वो यू बार बन जा रहा था. तो इट इज एप्सिलॉन यू बार माइनस एफ एक्स नॉट बार, और हमें पता है एच नॉट बार तो जीरो बार है ना, ये तो जीरो वेक्टर था, तो इट इज जीरो वेक्टर. तो मुझे पता चला मैंने जो सीरीज कंसिडर किया था, ये जो सब वाला जो सीरीज कंसिडर किया था, उसको अगर मैं एक्सपांड करता हूं तो मुझे ये मिलता है. यानी कि इनडायरेक्टली मैंने इस चीज को इस तरीके से लिखा है. ठीक है, तो आई जस्ट राइट इन द कन्वर्स वे जो मुझे चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज ए टेलीस्कोपिक सीरीज. टेलीस्कोपिक सीरीज यानी कि ऐसा सीरीज जिसको एक्सपांड करने पे आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म मिलता है. ठीक है, तो आई जस्ट यूज इट. अरे बाप रे, लास्ट टाइम जैसा हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा नीचे चला गया. आई नीड टू गो स्लो, थोड़ा सिंक हो रहा है. नो प्रॉब्लम, वी हैव मोर 10 minutes. आई होप कि आई विल कंप्लीट इट. धीरे धीरे से चलो आ जाओ यार. हाँ, ये थोड़ा वन नोट, ये विंडोज 10 है ना, वो पूरा ऑनलाइन चलता है, इसलिए थोड़ा सिंक प्रॉब्लम होता है, बट नो प्रॉब्लम. देखा. किधर है वो कर्सर भाई, किधर है. धीरे 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 धीरे. ये रहा, दिख गया. करेक्ट. सो नाउ आई नो दैट माई एफ एक्स नॉट बार प्लस एप्सिलॉन यू बार. हाँ, एप्सिलॉन यू बार क्या होगा, तो हमने स्टार्ट किया था कि एच बार इज सेम एज एप्सिलॉन यू बार ना, तो उस हिसाब से मैं इस चीज को यूज कर रहा हूं, तो एप्सिलॉन यू बार की जगह पे मैं एच बार लिख दूंगा. सो दिस इज एच बार माइनस एफ एक्स नॉट बार. ये क्या है, तो दिस इज सेम एज द सीरीज एफ एक्स नॉट बार प्लस एप्सिलॉन एच के बार माइनस एफ एक्स नॉट बार प्लस एप्सिलॉन एच के माइनस 1 बार. ठीक है, इस चीज का समेशन जो है वो k रनिंग फ्रॉम 1 to n तक है. अब हम लोग इसके अंदर ही खेलते रहेंगे. ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो वी हैव, हमने देखा था जब हम लोग HK को डिफाइन कर रहे थे, तो मैंने HK किस तरीके से डिफाइन किया था, तो HK बार जो है वो क्या होता है, तो वो प्रीवियस वाला यानी कि HK माइनस 1 प्लस क्या हो रहा था, वहां पे आ रहा था UK EK बार, है ना. तो प्रीवियस वाले में अगर ये ऐड कर दिया तो आपको नया वाला मिलता है ना. तो हमको ये पता है, तो इस चीज को मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा इस जगह पे. सो देयरफॉर माय गिवन थिंग इज इक्वल टू समेशन जो है वो तो रहने देते हैं, ये f एज इट इज, एक्स नॉट बार एज इट इज, एप्सिलॉन एज इट इज, लेकिन ये जो एच के बार है उसकी जगह पे मैं उसका ये वैल्यू यूज करूंगा. सो इट इज एच के माइनस 1 बार प्लस यू के ई के बार. ठीक है, माइनस एफ एक्स नॉट बार प्लस एप्सिलॉन एच के माइनस 1 बार. ओके, आगे बढ़ेंगे. देखोगे हर एक चीज़ में हम लोग ने जो कंस्ट्रक्ट किया था ना, वही चीज़ हम लोग यूज़ करें. लेकिन कहीं पर भी लगता है कि सर ये स्टेप नहीं समझ रहे, कहाँ से आप बोलिए ना. सर ये सबमिशन वाला स्टेप कैसा है वापस? ओके. सो ये वाला ना, लास्ट वाला, कि ये वाला लास्ट के ऊपर. अच्छा, ओके, ये वाला. तो मैं वही बता रहा था कि टेलीस्कोपिक सीरीज का आइडिया हम लोग यूज़ करें, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोगों ने टेलीस्कोपिक सीरीज नहीं पढ़ा है, तो मैंने उस चीज़ को उल्टा लेके गया. यू सी फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड, मैंने इस चीज़ से स्टार्ट किया और एट द एंड आई प्रूव दिस, तो वही चीज़ को मैंने उल्टा लिख दिया. यहाँ पे आई स्टार्टेड विद दिस LHS और यहाँ पे वही चीज़ मैंने RHS में लिखा. जस्ट ऑब्जर्व दिस. ओके ग्रेट. ठीक है, दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड दे कैन गो एंड सर्च अबाउट टेलीस्कोपिक सीरीज. हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है, बट अभी नहीं. ओके, अभी आगे बढ़ेंगे. ओके, सो दिस इज सेम एज, अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपांड कर देता हूँ, यानी कि k रनिंग फ्रॉम 1 to n, वही चीज़ें जो चाहिए एज इट इज, एक्स नॉट बार प्लस ये एप्सिलॉन से अंदर दे दूंगा. सो इट इज एप्सिलॉन एच के माइनस 1 बार प्लस एप्सिलॉन यू के ई के बार माइनस एफ एक्स नॉट बार प्लस एप्सिलॉन एच के माइनस 1 बार. यू विल सी कि दोनों के अंदर कुछ तो चीज़ कॉमन है, यानी कि दिस पार्ट इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, है ना. तो उसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ.
अगेन हम लोग कुछ लेट कर रहे हैं, यानी कि ये आप देखोगे ना पूरा प्रूफ कंस्ट्रक्टिव है, आपको पूरा का पूरा याद करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। सो मैंने क्या किया, ये जो कॉमन चीज दिख रहा था ना उसको मैंने कुछ नाम दे दिया, एक्स नॉट एप्सिलॉन एच के माइनस 1 बार जो है उसकी जगह पे मैं बी के बार लिखूंगा। ठीक है, मैंने ये एक छोटा सा काम कर दिया। सो अब क्या बनेगा, इट इज के रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ बी के बार प्लस एप्सिलॉन यू के ई के बार माइनस एफ बी के बार। नाउ यू विल सी कि यहां पर हो क्या रहा है, ये जो डिफरेंस है दैट इज समथिंग स्पेशल काइंड ऑफ अ डिफरेंस। मतलब कि यहां पे यू विल सी कि ये जो है दिस इज नथिंग बट द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ के ओनली, है ना। यू के ई के बार का मतलब क्या होता है कि हाँ सिर्फ के डायरेक्शन के अंदर आपने यू के को ऐड कर दिया, यानी कि सपोज इफ माई बी के बार जो है इट इज नथिंग बट सम अल्फा 1 से लेके अल्फा n है, और अगर आप देखोगे यू के ई के बार जो है वो क्या होगा, तो इट विल बी 0 0 0 0 हर जगह पे, सिर्फ केथ कोऑर्डिनेट जहां पे रहेगा ना वहां पे यू के दिखेगा, बाकी सब जगह पे आपको 0 दिखेगा। यानी कि जब आप इस चीज को ऐड कर रहे हो, यानी कि एप्सिलॉन अगर है तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन आ जाएगा, यानी कि जब आप इस चीज को ऐड कर रहे हो तो अब आपको क्या मिल रहा है, आपको बी के बार के अंदर सिर्फ केथ कोऑर्डिनेट के अंदर चेंज मिलेगा, है ना, सिर्फ आपको केथ कोऑर्डिनेट के अंदर चेंज मिलेगा। इज दिस आइडिया क्लियर, मैंने क्या बोला अभी, यस ग्रेट। सो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ केथ कोऑर्डिनेट के अंदर चेंज मिलेगा ना, तो अब मैं यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम डेफिनेटली आप लोगों ने स्केलर फील्ड के लिए नहीं पढ़ा है, आप लोग पढ़ोगे, बट अभी के लिए मैं आपको उसका सिर्फ डायरेक्टली उसका रिजल्ट दे दूंगा। ठीक है, आप उसका स्टेटमेंट उसका प्रूफ अच्छे से देखोगे बाद में, बट अभी के लिए मुझे जो प्रूफ चाहिए तो मैं सिर्फ उसको यूज कर लेता हूँ। तो आई विल राइट वी नो दैट, ओके, भले ही हमें पता ना हो लेकिन मैं लिख दूंगा कि वी नो दैट बाय मीन वैल्यू थ्योरम, by mean value theorem my f b के बार प्लस एप्सिलॉन u के e के बार माइनस f b के बार, वो क्या था याद है, मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर जब हम लोग ने नॉर्मल वाला मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ते थे हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ इट शुड बी कंटिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल, इट शुड बी डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल, है ना, वो वाला कंडीशन था। फिर हम लोग बोलते कि देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट between a and b such that my f dash of c is same as f of b minus f of a। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि f dash of c is same as f of b minus f of a divided by b minus a। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, तो b minus a को मैं अगर वहाँ पे लेके जाऊँगा so I'll get my b minus a times this f dash of c where c is what, c is some point inside between a and b। वही सेम चीज़ यहाँ पे एक्सटेंशन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो सिर्फ चेंज कितने में हो रहा है, तो चेंज इन द केथ कोऑर्डिनेट ही हो रहा है, और तो इसीलिए यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी द डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ के ओनली। द डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ के इज नथिंग बट द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू के, है ना। तो वही आइडिया मैं सब आपको बताना चाहता था कि यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा दैट विल बी द पार्शियल डेरिवेटिव, सिंस यू विल सी कि यहाँ पे जो दो पॉइंट्स है उनके बीच में जो चेंज आ रहा है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ के ओनली। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो डेरिवेटिव के बारे में भी बात करेंगे इट विल बी जस्ट द पार्शियल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ के, यानी कि बाय मीन वैल्यू थ्योरम दिस विल बी सेम एज, मुझे पता है इट इज डिफरेंस ऑफ दिस टू वेक्टर्स, डिफरेंस ऑफ दिस टू वेक्टर्स। आप देखो कि दोनों जो वेक्टर्स है उनके बीच का डिफरेंस इज नथिंग बट दिस वेक्टर। वेक्टर के अंदर भी आप देखोगे कि ये तो एक यूनिट वेक्टर है ना, तो अगर मैं डिफरेंस के बारे में जब बात करूंगा तो आई विल जस्ट राइट एप्सिलॉन यू के। ठीक है, एप्सिलॉन यू के लिखूंगा, मैं ये वेक्टर को नहीं लिखूंगा, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन मैं इस वेक्टर को अभी के लिए नहीं लिखूँ, है ना। आई वांटेड बी माइनस ए, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट एप्सिलॉन यू के ई के बार, है ना। बी माइनस ए यहाँ पे क्या होगा, तो इट इज एप्सिलॉन यू के ई के बार, लेकिन मैंने सिर्फ ई के बार को नहीं लिखा। फिर यहाँ पे कुछ तो डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव मैं सिर्फ इन द डायरेक्शन ऑफ के लूंगा, केथ कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में, ऑफ द पॉइंट एट द सम पॉइंट सी के बार। ठीक है, कुछ तो पॉइंट सी होता है ना बिटवीन दिस, वेर माई सी के बार lies between the line segment lies between the line segment of b k bar plus epsilon u k e के बार एंड b के बार। यानी कि मैं कर रहा हूं कि ये जो c के बार है वो इन दोनों के ज्वाइन करने वाला जो लाइन रहेगा उसके बीच में कहीं तो c के बार होगा।
अब आप देखोगे कि मेरा जो सी के है वो एक स्केलर फील्ड है, यानी कि इसका आंसर एक स्केलर नंबर होता है, इसका आंसर भी स्केलर नंबर होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई भी एक वेक्टर को यूज नहीं किया, उसके ऊपर भी ये जो वेक्टर था वो एक यूनिट वेक्टर था, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसका सीधा नॉर्म यूज कर दिया, नॉर्म ऑफ ई के बार। ठीक है, तो एक छोटे से चेंजेस है। डेफिनेटली मुझे पता है कि इस चीज़ के अंदर आपको डाउट्स हो सकते हैं बिकॉज आपने इसको नहीं पढ़ा है, बट तभी के लिए मैंने क्या कोशिश की, तो मैंने कोशिश की कि जो भी मीन वैल्यू थ्योरम था उससे ही कंपेयर करवा के आपको एक छोटा सा एक एक्सटेंशन बना के दे दूँ। तो मैंने क्या क्या किया, जो भी मीन वैल्यू थ्योरम था वैसे करने की कोशिश की। दिस इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए विच इज सेम एज बी माइनस ए टाइम्स एफ डैश एट सी। यहाँ पे क्योंकि हमारा चेंज इज द डायरेक्शन ऑफ के, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के है। वहां पे जो सी होता है इट इज लाइंग बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, तो यहाँ पर भी मैंने सेम चीज किया। सी के बार विल बी द वेक्टर विच लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू वेक्टर्स। ठीक है, इसको लेके मैं आगे बढ़ू, यस और नो, जस्ट लेट मी नो। यहाँ पे और एक चीज को मैं नोट करवाऊंगा कि यहाँ पे ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है ना, दिस थ्योरम रिक्वायर्ड ऑल दोस कंडीशन के पार्शियल डेरिवेटिव शुड एग्जिस्ट, इट शुड बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। वो सारा जो कंडीशन है वो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए चाहिए, अदरवाइज आप देखोगे प्रूफ में कहीं भी पर भी हमें वो जो कंडीशन है ना नहीं चाहिए। बट टू यूज दिस मीन वैल्यू थ्योरम वी रिक्वायर्ड दैट एक्स्ट्रा कंडीशन कि इट शुड एग्जिस्ट इन द नेबरहुड ऑफ इट, है ना। उस नेबरहुड में एग्जिस्ट करने का जो कंडीशन है वो इस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए चाहिए। सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस नाउ। एक बात बताओ तो, क्या क्या बोला, नहीं समझा, रिपीटेड ना व्हाट यू सेड। आरएचएस वो एफ डैश और ये वाला ना आरएचएस, वेट, हाँ, ये जो इक्वेशन का आरएचएस एक बार बताओ। ओके ओके ओके, आई जस्ट शो इट। स्क्रीन ऊपर जा रहा है, मतलब स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। यू वांटेड टू थिंक अबाउट दिस, ये वाला। नो नो सर, अच्छा वही, ओके, मीन वैल्यू थ्योरम का ही आरएचएस, ओके हाँ वो एक्सप्लेन करो ना एक बार। ओके, आई विल जस्ट डू इट। हाँ, थोड़ा लोड होने दो उसको। आपको इसके बाद लेक्चर है? यस सर। ओके, सो आई जस्ट टेक आप लोगों को थोड़ा ट्रबल होगा, थोड़ा मुझे थोड़ा टाइम लगा, नो प्रॉब्लम, हम लोग करेंगे, लेकिन एक्सप्लेन करता हूँ पहले फिर आगे बढ़ेंगे। मीन वैल्यू थ्योरम, ओके, आई जस्ट रिपीट इट अगेन। सो मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर होता क्या है, तो इट इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज सेम एज बी माइनस ए टाइम्स एफ डैश एट सी। ठीक है, तो यहाँ पे आर एच एस के अंदर क्या होना चाहिए, तो इट शुड बी बी माइनस ए, यानी कि इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस होना चाहिए था, है ना। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर का जो डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यू शुड गेट दिस। अब आप देखोगे कि अगर सपोज मैं वेक्टर वाइज उनका डिफरेंस निकालता हूँ, तो इट इज बी के बार प्लस एप्सिलॉन यू के ई के बार माइनस बी के बार, अगर मैं करूंगा तो ये दोनों वेक्टर तो कैंसिल हो रहा है, आई एम गेटिंग आंसर इज दिस। बट मैंने क्या बोला, मैंने इस चीज को क्यों नहीं लिखा, बिकॉज दिस इज अ वेक्टर। अगर सपोज मैंने यहाँ पे ई के बार लिख देता तो क्या होता, ये पूरा चीज एक वेक्टर बन जाता। लेकिन मुझे पता है मेरा जो एफ जो है वो क्या है, वो एक स्केलर फील्ड है ना, स्केलर फील्ड है, यानी कि उसका आंसर एक वेक्टर नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसका सिर्फ नॉर्म लिख दिया, एज अ स्केलर उसको रिप्रेजेंट करवा दिया, जो भी वेक्टर था उसको मैंने एज अ स्केलर रिप्रेजेंट करवा दिया। इसके बारे में डिटेल आप जब मीन वैल्यू थ्योरम करोगे तब करोगे, लेकिन अभी के लिए एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या बोल दिया कि मैंने यहाँ पे उसका नॉर्म लिया। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये हो गया एप्सिलॉन ई के बार किस तरीके से आया, एप्सिलॉन यू के किस तरीके से। फिर उस थ्योरम में क्या होता है, तो इट इज बी माइनस ए एफ डैश एट सी वेर सी इज अ पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो सिंस यहाँ पे चेंज जो है इट इज डायरेक्शन ऑफ के, इसीलिए हम लोग ने इन दिस केस डेरिवेटिव लिया इन द डायरेक्शन ऑफ के। डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ के यानी कि उसका मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट द पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ के लिया एट द सम पॉइंट सी के। मुझे पता है ये जो सी होता है वो ए और बी के बीच में कहीं होना चाहिए। यहाँ पे वेक्टर्स के अंदर हम लोग वो ग्रेटर देन लेस देन साइन नहीं डाल सकते। वेक्टर्स के अंदर क्या होता है, तो एक लाइन होता है उसको ज्वाइन करने वाला, तो वो जो भी लाइन होगा उस लाइन के ऊपर कुछ तो एक पॉइंट सी के एग्जिस्ट करता है जो सी के यहाँ पर है। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट दैट सी के। इज इट फाइन नाउ? यस सर। ओके, वन अब मोर डाउट था, हम लोगों को कैसे पता चलेगा स्केलर फील्ड है? अरे बाबा हम लोग स्केलर फील्ड तो पढ़ रहे हैं। एफ इज व्हाट, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ स्केलर फील्ड। हम लोग वेक्टर फील्ड में नेक्स्ट यूनिट में बात करेंगे, तो इस चैप्टर के अंदर जो भी एफ दिखता है सारे के सारे स्केलर फील्ड है। ओके सर, थैंक यू सर।
ओके आगे बढ़ते हैं, आई टेक मोर 5 मिनट्स बट आगे बढ़ते। ओके सो कहाँ पे था? ओके आई गॉट द वैल्यू ऑफ दिस। अब तक मुझे ऊपर क्या मिला था? तो मुझे ऊपर मिला था कि माई एफ एक्स नॉट बार प्लस एच बार माइनस एफ एक्स नॉट बार is same as my summation of f b k plus epsilon u k e k bar minus f b k bar। ये मुझे ऊपर मिला था, k is running from 1 to n। ओके अब अभी अभी मैंने इसका वैल्यू कुछ तो फाइंड आउट किया। दिस इज सेम एज एप्सिलॉन u k d k f c k bar, ठीक है, वेर k is running from 1 to n। आगे बढ़ेंगे। सो नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वेशन 1, इसको मैं यहीं पे छोड़ के आगे बढ़ूंगा। दिस एक्स नॉट प्लस एच वन। नाउ आई विल कंसिडर, मुझे पता है कि मुझे डेरिवेटिव कुछ तो होगा ना। हम लोग ने ऑलरेडी प्रूव किया था कि अगर एग्जिस्ट करता है तो डेरिवेटिव जो अगर एग्जिस्ट करता है तो वो एक्चुअली होता क्या है? तो इट इज नथिंग बट द इनर प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट एंड एच बार। बोले ना, बोले ना, बोले। हाँ 8, हाँ रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। आप लोग आज ब्रेक मत लेना, मैं भी ब्रेक नहीं लूँगा, मेरा भी इसके बाद लेक्चर है, बट थोड़ा टाइम रुक जाओ। हाँ आई नीड टू कंप्लीट दिस, अदरवाइज फ्लो चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम कुछ ही मिनट लूँगा, डोंट वरी। ओके सो इट इज़ एफ, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम करे क्या? ठीक है नो प्रॉब्लम, चलो नेक्स्ट टाइम मैं इसका हाफ पार्ट कंप्लीट करूँगा। ओके so now I'm just going to record the rest of the proof and you just watch this till the end carefully, and if you have any doubt please ask me in the comment section. Okay? So till now in the class we have done the difference of these two is same as the summation. यहाँ पे जो summation है वहाँ पे क्या है? It is epsilon u k d k f c k bar, where this represents the partial derivative of f at the point c k bar, where c k bar is a some point lying between b k bar plus epsilon u k e k bar to b k bar. It will be on this line segment joining them. ये पता चला मुझे। Now what I'll do is I'll just consider my gradient of f at x naught bar with inner product with h bar। यानी कि आप देखोगे तो मेरा जो डेरिवेटिव का जो पॉसिबल आंसर है ना, मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ, तो दिस इज माई पॉसिबल आंसर। सो ये क्या होगा? दिस इज सेम एज द inner product of derivative of f at x naught bar comma dot 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 f and f at x naught bar, इसका inner product with ये जो है h bar क्या है? h bar is same as what? It is same as epsilon u bar, that is same as epsilon u1 से लेके un, correct? So it is same as epsilon u1 till epsilon un. That means this inner product, that gradient of f at x naught bar inner product with h bar is same as the summation of epsilon u k d k f x naught bar, where k is running from 1 to 1. You will see this 1 and 2 are almost same except the point at which the derivative has taken. Okay. So what we will consider? We will consider the difference of these two things, 1 and 2. So let's see the difference. So by 1 minus 2 we get, what we get? On the left hand side we get f x dot bar plus h bar minus f x dot bar minus gradient of f at x dot bar with h bar, correct? Okay, now on the right hand side I will get the difference of these two. If I take the difference of these two, what are the things that I can take common? It is summation k running from 1 to n, epsilon u k I can take common, and inside a bracket I will write dk f c k bar minus d k f x नॉट बार। okay? तो अब हम लोग ऑलमोस्ट एंड ऑफ दिस थ्योरम के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे क्या है? अगर आप देखोगे ये जो है, अगर सपोज सब कुछ सही से जा रहा है तो क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी माई डेरिवेटिव, है ना? हमें पता है कि ये डेरिवेटिव होने वाला है, तो ये दोनों का डिफरेंस माइनस द डेरिवेटिव मस्ट बी द एरर फंक्शन। सो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको एरर फंक्शन कंसिडर कर लेंगे। लेट, अगर ये एरर फंक्शन है, error of x naught bar comma h bar is same as this summation, then it should satisfy that property that this thing divided by norm of h bar will converge to 0 as my h bar converges to 0। वो जो चीज़ है वो satisfy करना चाहिए। सो मैंने क्या किया? ये जो पार्ट है उसको मैंने एरर फंक्शन ले लिया। सो इट इज एप्सिलॉन u k d k f c k bar
माइनस बी के एफ एक्स डॉट बार। ओके, सो ये जो है एरर फंक्शन, अब मैं इसको यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, क्या हो रहा है, तो ऊपर अगर आप देखोगे तो मुझे मिलेगा एक्स डॉट बार प्लस एच बार माइनस एफ एक्स नॉट बार is equal to gradient of f at x naught bar dot with h bar inner product with h bar and this plus this error function, right, error of x dot bar. Now अब क्या मुझे जो चाहिए था वैसा दिखने वाली चीज मिल गई, means I know this thing exist and this thing exist, but अभी मुझे क्या शो करना होगा, to show that this error function divided by my norm of h bar must converge to 0 एज माई एच बार कन्वर्स टू 0, करेक्ट। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे सिर्फ इतना चीज प्रूव करना, बिकॉज बाय द डेफिनेशन मुझे चाहिए था, तो ये और ये तो मिल गया मुझे, आई नो दिस एग्जिस्ट एंड आई नो दिस, मैंने डिफाइन कर दिया। तो अब मुझे सिर्फ ये प्रूव करना होगा कि एरर फंक्शन वो 0 की तरफ जा रहा है। अगर वो 0 की तरफ नहीं जाता देन आई एम इन ट्रबल, लेकिन अगर 0 की तरफ गया तो मेरा काम हो जाएगा, आई विल कंक्लूड दैट कि वो डिफरेंशिएबल है बिकॉज देयर एग्जिस्ट एन एरर फंक्शन विच सेटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी एंड आई विल कंक्लूड दैट जो डेरिवेटिव है इट इज सेम एज दिस, ठीक है। तो एरर फंक्शन के बारे में भी हमें काम करना है। ओके, सो अब अगर एच बार 0 की तरफ गया, इफ माई एच बार कन्वर्ज टू 0 बार देन माई एप्सिलॉन विल कन्वर्ज टू 0 बार, सिंस मुझे पता क्या है एच बार क्या है, एच बार इज नथिंग बट एप्सिलॉन यू बार ना। तो अगर एच बार 0 बार की तरफ जा रहा है तो एप्सिलॉन जो है वो भी 0 की तरफ जाएगा, करेक्ट। ओके, तो इसके आगे हमारा जो यूथ होता वो तो एक वेक्टर था, बट मुझे इतना पता चला कि अगर एच बार 0 बार की तरफ जाएगा तो एप्सिलॉन 0 की तरफ जाएगा। अब हमने जो जो भी चीज़ें कंसिडर की थी ना उसके बारे में सोचता है, हमने लिया था कि बी के बार वो क्या था, दैट वाज नथिंग बट एक्स डॉट बार प्लस एप्सिलॉन। लेट अस जस्ट सी दैट वंस कि मैंने क्या क्या लिया था। मैंने बी के बार जो था, और एक बार देख लेते हैं हमने क्या लिया था, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। माई बी के बार यू विल सी, यस कहाँ पे गया, बी के बार इज सेम एज वॉट इन द थियरम, सो यू कैन सी द थियरम ऑल्सो। यहाँ पर आप देखोगे कि बी के बार क्या है, एक्स डॉट बार प्लस एप्सिलॉन एच के माइनस 1 बार, ठीक है। सो बी के बार ये है एक्स डॉट बार प्लस एप्सिलॉन एच के माइनस 1 बार, ठीक है। सो उस चीज को लिखते हैं, ओके कहाँ गया, ये रहा, ओके। सो इट इज एप्सिलॉन एच के माइनस 1 बार। अगर सपोज मेरा एप्सिलॉन 0 की तरफ जाएगा तो ये चीज कहाँ जाएगा, तो ये चीज जाएगा एक्स नॉट बार प्लस 0 की तरफ, 0 बार की तरफ, बिकॉज ये तो 0 की तरफ जा रहा है ना, करेक्ट। सो मुझे पता चला कि इफ माई एच बार टेंस टू 0 एप्सिलॉन टेंस टू 0, अगर एप्सिलॉन 0 की तरफ जाएगा तो मुझे पता चला मेरा बी के बार विल कन्वर्ज टुवर्ड एक्स नॉट बार, ठीक है। उसी तरीके से हमने ऊपर और भी कुछ चीज़ें ली थी, उसके बारे में भी सोचता हूँ कि अभी और भी कुछ मेरे पास चीज़ें थी बीके से रिलेटेड हमने और एक चीज़ ली थी ना, वो क्या था, वो सीके कहाँ से आ रहा था, वो सीके के बारे में थोड़ा सोचता हूँ। वो जो सीके था दैट वाज नथिंग बट अ पॉइंट बिटवीन द लाइन सेगमेंट दिस, ये जो सीके बार है वो इसके और इसके बीच का कोई तो एक पॉइंट है, इसके और इसके बीच का कोई तो पॉइंट है। तो हम लोग इसके बारे में सोचते हैं कि इसको क्या होगा, है ना, ओके, उसके बारे में सोचता है। सो माई बी के बार प्लस एप्सिलॉन यू के ई के बार, so I'll consider my bk bar plus epsilon सॉरी वो शायद ओके ये शायद नीचे चला गया, ओके आई होप कि अभी सही पे बैठा हूँ, ओके एप्सिलॉन यू के ई के बार, ठीक है। अब इसके बारे में सोचते हैं, अगर एच बार 0 बार की तरफ गया तो एप्सिलॉन 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि मुझे पता चला कि ये बी के बार तो एक्स नॉट बार की तरफ जा रहा है और ये चीज़ 0 की तरफ जाएगा तो इट इज़ 0 बार, मीन्स इट इज सेम एज एक्स नॉट बार। मतलब कि अगर एच बार 0 बार की तरफ जा रहा है तो मुझे पता चला कि बी के बार और ये जो था दोनों की दोनों एक्स नॉट की तरफ जा रहे हैं। सी के क्या था, तो इन दोनों के बीच का पॉइंट था ना। तो मुझे पता चला कि जब एच बार 0 बार की तरफ जा रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं और दे आर गोइंग क्लोज टू एक्स नॉट बार, है ना। और सी के इन दोनों के बीच में, तो सी के पास भी कोई कुछ चॉइस ही नहीं बचा ना। बाय सैंडविच थ्योरम वी नो दैट कि ये जो चीज़ है सी के इन दोनों के बीच में है और ये दोनों एक्स नॉट बार की तरफ जा रहे हैं, तो सी के बार को भी एक्स नॉट बार की तरफ ही जाना पड़ेगा, उसके पास चॉइस ही नहीं, बिकॉज सी के उन दोनों के बीच में है और वो दोनों तो एक्स नॉट बार की तरफ जा रहे हैं।
तो सी के बिकॉज इन दोनों के बीच में है, बाय सैंडविच थियरम वी नो दैट बीच का जो होगा वो भी एक्स नॉट बार की तरफ ही जाएगा, यानी कि whenever h bar tends to 0 bar I know that my ck bar tends to x नॉट बार। तो इस चीज को मैं यूज करूंगा। अब मैं इस चीज को कंसिडर करूंगा, ये वाले पार्ट को, ठीक है। सो आई जस्ट कंसिडर जो चीज मुझे कन्वर्ज टू जीरो बताना, कंसिडर e x नॉट बार कॉमा h बार डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ h बार, दिस इज सेम एज व्हाट। तो न्यूमरेटर में मुझे एरर फंक्शन लिखना है। एरर फंक्शन क्या है, तो इट इज समेशन वाला फॉर्मूला, तो इट इज समेशन एप्सिलॉन यू के, यू जस्ट ट्राई कीप राइटिंग, अदरवाइज क्या है कि स्क्रीन पे सब चीज़ें दिख नहीं रही है, तो वो डिफिकल्टी ना हो तो आप लोग क्या करो कि लिख के रखो सब चीज़ें, एफ सी के बार माइनस डी के एफ एक्स डॉट बार, दिस थिंग मस्ट बी डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ एच बार, ओके, दिस इज नॉर्म ऑफ एच बार वेयर दिस इज नथिंग बट के रनिंग फ्रॉम 1 to n, ओके। नीचे जाता हूँ मैं, धीरे धीरे जाता हूँ, अदरवाइज okay. Now I know that my h bar is same as epsilon u bar, so my norm of h bar is same as epsilon times norm of u bar. Norm of u bar क्या था, हमने तो इसको यूनिट वेक्टर लिया था, तो इट इज एप्सिलॉन, करेक्ट। सो h bar is nothing but epsilon, so मुझे पता चला कि ये जो था वो तो एप्सिलॉन हो गया, सो दिस इज सेम एज, हाँ ओके, सिर्फ राइट हैंड साइड ही लिखता है, सो दिस इज सेम एज डिवाइड, ये तो एप्सिलॉन बन जाएगा ना, तो मैं इसको हटा के डायरेक्टली एप्सिलॉन लिख देता हूँ, फिर ये एप्सिलॉन कट हो जाएगा, सिंस एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो बट एप्सिलॉन जीरो तो नहीं है, सो ये पता चला कि k इज इक्वल टू 1 to n यू के डी के एफ सी के बार माइनस डी के एफ एक्स डॉट बार, ठीक है। नाउ इफ एच बार टेंड्स टू जीरो बार, हमें पता था, उससे हमने कंक्लूड किया था कि अगर एच बार जीरो बार की तरफ जाएगा देन माई सी के बार विल कन्वर्ज टूवर्ड एक्स नॉट बार, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसका यूज करूंगा। नाउ आई विल कंसिडर द लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो बार, एच बार टेंड्स टू जीरो बार ऑफ दिस एक्स नॉट बार एच बार डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ एच बार। अगर मैं यहाँ पे एच बार टेंड्स टू जीरो ले रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर एच बार टेंड्स टू जीरो बार ले रहा हूँ, यहाँ पे जब एच बार जीरो बार की तरफ जाएगा सो दिस इज सेम एज एक्स नॉट बार, है ना, तो ये जो होगा वो एक्स नॉट बार बन जाएगा। सो अब देखोगे इट इज द सेम थिंग, इट इज सेम एज लिमिट के रनिंग फ्रॉम 1 to n यू के, एक ही चीज दो बार आ रहा है और विद द सब्ट्रैक्शन साइन, इट इज एफ ऑफ एक्स डॉट बार माइनस डी के एफ ऑफ एक्स डॉट बार, यानी कि ये तो जीरो हो जाएगा ना फिर, है ना, तो जीरो हो गया, तो उसका मतलब क्या हो गया कि मुझे जो लिमिट चाहिए था वो जीरो आ गया, बिकॉज ये क्या है, सेम चीज से सब्ट्रैक्ट होना है। तो दिस इम्प्लाइज मी माई एफ इज डिफरेंशिएबल, बिकॉज जो एरर फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है और एरर फंक्शन जो भी हमने एग्जिस्ट करवाया, जो भी हमने कंसिडर किया, वो जो कंसिडर किया वो भी जीरो की तरफ जा रहा है, जो हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन था, यानी कि हमारा जो डेफिनेशन था वो अच्छे से सेटिस्फाई हो रहा है। इम्प्लाइज मी माई एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट बार, एंड वो जो डेरिवेटिव है एफ नॉट एक्स नॉट कॉमा एच बार, एंड दैट इज सेम एज माई ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स डॉट बार इन अ प्रोडक्ट विद एच बार। यानी कि हमें दो चीजें पता थी कि एक, अगर तो पार्शियल डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करते हैं इन द नेबरहुड एंड ऑल्सो दे आर कंटिन्यूस एट द पॉइंट एक्स नॉट, देन हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम का बीच में यूज करके हम लोग ने ये बता दिया कि वो डिफरेंशिएबल होगा और उसका जो डेरिवेटिव होगा दैट इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स नॉट इन अ प्रोडक्ट विद एच बार। तो ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया था, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन में भी हमने दूसरी बार सेम चीज को देखा, ठीक है। तो इसके साथ ये पार्ट खत्म हो रहा है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, इफ यू हैव माय नंबर यू कैन कांटेक्ट मी देयर, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में आपका डाउट लिखो, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय।